जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? वालेकुम सलाम जी सर आ रही। चले गुड जी। अगर आवाज़ आ रही है तो कोई क्वेश्चन है बेटा लास्ट लेक्चर में से तो पूछना, शाबाश। कोई क्वेश्चन किसी को है तो शाबाश पूछना जी। तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओवरलोड करने से मुराद ये होता है जब किसी चीज़ के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया जाए ना, तो उसको हम कहते हैं जी कि हमने इस पर्दे को ओवरलोड कर दिया है। एक पर्सन के ऊपर हमने एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया, तो हमने उसको कह दिया जी हमने उसको ओवरलोड कर दिया है। एक बात। दूसरी बात ये हो सकती है कि हम, एक पर्सन जो है उसका टास्क तो कुछ और है, वो करता तो कुछ और है, लेकिन हम उससे कोई एक्स्ट्रा काम लेना शुरू कर देते हैं। हम उसको कह देते हैं जी कि आपने ये काम भी करना है साथ में। तो हम, इसका मतलब होता है कि हमने उसको ओवरलोड कर दिया, उसका काम था कुछ और, हमने उसको और काम भी करने के लिए दे दिया। नॉर्मली होता यह है कि नॉर्मली हमारे पास बेटा कि हम लोग अगर एडिशन के ऑपरेटर की बात करते हैं कि प्लस का अपना जो साइन है यूज किया जाता है टू ऐड टू इंटीजर वैल्यूज, या आप कह लें जी के टू ऐड टू फ्लोट वैल्यूज। लेकिन ये प्लस का जो ऑपरेटर है ये दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए यूज नहीं किया जाता। क्योंकि जब आप लोग सी इक्वल्स टू ए प्लस बी करते हैं तो इसका मतलब है कि ए की जो वैल्यू है वो बी के साथ ऐड होगी और उन दोनों का जो सम आएगा वो असाइन हो जाएगा सी को। लेकिन जब आप लोग दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी ऑब्जेक्ट 3 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को कैसे ऐड करेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 के अंदर मल्टीपल वैल्यूज पड़ी हैं, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज पड़ी हैं। ऑब्जेक्ट 1 के अंदर भी आप लोगों के पास हो सकता है मल्टीपल वैल्यू से मुराद रोल नंबर, नेम, सीजीपीए, ये सारा कुछ पड़ा हो। इसी तरह ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी नेम, रोल नंबर, सीजीपीए सारा कुछ पड़ा हो। तो जब आप लोग ऑब्जेक्ट 3 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 करेंगे तो भाई कौन सी वैल्यूज ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 की ऐड होंगी जो कि ऑब्जेक्ट 3 को साइन होंगी। अब इस तरह का प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे थे, आपको याद होगा कि हम लोगों ने दो डिस्टेंस टाइप ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया था। डिस्टेंस 3 इक्वल्स टू डिस्टेंस जो है 1 और डिस्टेंस 2 ऐड किया था। लेकिन वो ऐड कैसे किया था? वो ऐड हमने किया था ऐड डिस्टेंस के फंक्शन को दो आर्गुमेंट्स पास किए थे, और उन दोनों आर्गुमेंट्स को जब हम लोगों ने पास किया तो फिर हम लोगों ने उनको फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर प्रॉपरली यूज किया, ताकि हमारा एट द एंड जो रिजल्ट है वो सम ऑफ टू डाटा मेंबर्स, सम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स जो है वो आए, टोटल जो सम था। तो आपने देखा कि टोटल सम जो है वो फीट और इंचेस की फॉर्म में आपके पास आया। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि यू वांट टू ऐड टू ऑब्जेक्ट्स और आप लोग उनको, और अदर देन कि आप ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 करें, आप उनको एज एन आर्गुमेंट पास, एज आर्गुमेंट्स पास करें किसी फंक्शन को, और देन उस फंक्शन के अंदर आप काम करें। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग से मुराद बेटा ये है कि ऑपरेटर्स नॉर्मली हमारे पास सिंपल वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के साथ तो काम नहीं करते। तो जब हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ भी ऑपरेटर से वही काम करवाना है जो हम अपने नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ करवाते हैं, तो फिर हम लोग जो है ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं। वो ऑपरेटर्स को ओवरलोड कैसे किया जाता है, ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने का क्या तरीकाकार होता है,
उसको हम लोगों ने बेसिकली इस चैप्टर के अंदर देखना है। तो उससे पहले हमारे पास, हम लोग जब ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे ओवरलोडिंग के लिए, तो फिर देखेंगे कि हमारे पास किस किस तरह के ऑपरेटर्स हैं वो ओवरलोड हो सकते हैं। अब ये देखें कि ये काम हम करके आए थे, आपको याद होगा हमने किया था कि D3 डॉट एड डिस्टेंस, उसको दो डिस्टेंस टाइप ऑब्जेक्ट पास किए थे। याद है ना बेटा या नहीं याद? जी जी सर सर याद है। याद। गुड। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम ये काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैं लिखूं D1 + D2, D1 इज एन ऑब्जेक्ट, D2 इज एन ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों जो हैं ये ऐड हों और उसका रिजल्ट जो है वो D3 में चला जाए। नॉर्मली तो हम लोग यही लिखते हैं ना, A = B + C या C = A + B के दो वैल्यूज ऐड होती हैं, तीसरी वैल्यू में तीसरे वेरिएबल में चली जाती हैं, असाइन हो जाती हैं। लेकिन हम लोग इसी तरह काम करना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो है यूं लगे कि जैसे ऑब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं। तो नो डाउट ऑब्जेक्ट्स ऐड होंगे, लेकिन बैकएंड पे वर्किंग जो है वो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी अगेंस्ट दिस ऑपरेटर। जब हम लोग C = A + B करते हैं तो तब हमें पता है कि एडिशन हो रही है, लेकिन जब जब दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में ऑपरेटर डाला जाएगा तो फिर हमें उस ऑपरेटर की डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ेगी भाई कि क्या करना है आपने, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स में D1 में और D2 में मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, मल्टीपल डाटा मेंबर्स हैं। सो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो फिर हमें ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ता है। वो कैसे ओवरलोड किया जाता है उसकी तरफ मूव करते हैं, उसको भी आप लोग देखेंगे कि कैसे इनको ओवरलोड किया जाता है। लेकिन ओवरलोडिंग में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, जिनमें हमने यूनिटी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो पहले यूनिटी ऑपरेटर की एग्जांपल देखेंगे कोई, कि यूनिटी ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड किया जाता है, और देन उसके बाद फिर हम लोग जो है वो बाइनरी ऑपरेटर्स की तरफ जाएंगे। तो यूनिटी ऑपरेटर में मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स आर, वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के जो ऑपरेटर्स हैं उनको आपको याद होगा कि दोज आर दी यूनिटी ऑपरेटर्स। यूनिटी ऑपरेटर वैसे किसको कहा जाता है? तो एक ऑपरेंड होता है। इसकी वैल्यू 1 जी कोई और? जो एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, जो एक वेरिएबल के साथ काम करते हैं, जो एक वैल्यू के साथ काम करते हैं। ठीक है जी। तो ये जो एक बच्चा बता रहा है जिसकी वैल्यू 1 हो, ये नहीं है बेटा, ये ऐसा नहीं है। जिसकी वैल्यू 1 नहीं हो वो इंक्रीमेंट बाई 1 करता है, इंक्रीमेंट्स बाय 1 करेगा, जो प्लस प्लस का ऑपरेटर है आपका। तो यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो कि आप लोगों के पास किसी सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करे, किसी सिंगल वेरिएबल के साथ काम करे, उसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो नॉर्मली हम लोग यूनरी ऑपरेटर यूज करके आए थे, लास्ट सेमेस्टर में भी हमने पढ़ा। अभी हम लोग लास्ट प्रोग्राम में भी प्लस प्लस का ऑपरेटर यूज करके आए थे। तो हमने देखा था कि ये जो प्लस प्लस का ऑपरेटर है ये वेरिएबल के साथ यूज किया जाता है टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। लेकिन अगर मैं इसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्लस प्लस लिखूंगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर तो मल्टीपल डाटा मेंबर्स होते हैं, तो किसकी वैल्यू के साथ उसने इंक्रीमेंट करना है? रोल नंबर की वैल्यू के साथ करना है, नेम के साथ इंक्रीमेंट करना है, या किसी और वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट करना है? सो हमें फिर डिफाइन करना पड़ेगा अगर हम लोग इस यूनरी ऑपरेटर को किसी अपने ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे इसकी। तो यहाँ एक प्रोग्राम है जी, जो आपके सामने इस वक्त लिखा नजर आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत मुश्किल चीज भी नहीं है। तो उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने से पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है जी, कि ये देखें, ये प्लस प्लस के ऑपरेटर का फंक्शन बनाया हुआ है। दिस इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब जब आपने प्लस प्लस के ऑपरेटर का या किसी भी ऑपरेटर का फंक्शन डिफाइन करना है, क्योंकि आप उस ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं, तो दिस इज द कीवर्ड ऑपरेटर।
आपको साथ में बताना पड़ेगा कि भाई ये मैं एक ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहा हूं, और आप कैसे बताएंगे? आप इस ऑपरेटर के कीवर्ड के साथ बताएंगे। अब इसको आप यूं समझ सकते हैं कि दिस इज अ रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, दिस इज अ कीवर्ड जो कि प्रोग्राम को बताएगा भाई कि यहाँ पर हमने एक ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। और यू कैन से दिस इज अ नेम ऑफ द फंक्शन, यू कैन से दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। तो जब मैं इसको प्लस प्लस C1 या प्लस प्लस C2 या प्लस प्लस C2, ये जो नीचे लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, जब मैं इस ऑपरेटर को किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज करूंगा तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर इंक्रीमेंट करना है, उसका मतलब ये होगा कि ये वाला फंक्शन कॉल करें। तो अभी हम लोग इस प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया गया है। एक मिनट जरा जस्ट। चलें, तो अभी आप लोग देखें जी, जरा इस प्रोग्राम को देखते हैं कि काउंटर की उसने क्लास बनाई। काउंटर की क्लास के अंदर उसने एक वेरिएबल, एक डाटा मेंबर डिक्लेयर किया, इंट काउंट, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर। फिर उसने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर उसने काउंट को वैल्यू दे दी 0। इसके बारे में हम जानते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी, बॉडी के अंदर लिखा हुआ है काउंट इक्वल्स टू 0। एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा गेट अंडरस्कोर काउंट, दैट विल रिटर्न द काउंट वेरिएबल, दैट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ द काउंट वेरिएबल, जो के ऊपर आप लोगों के पास यूज किया गया है डाटा मेंबर के तौर पर। फिर उसने एक ऑपरेटर ओवरलोड किया, दैट वो यूज करना चाहता है इस ऑपरेटर को किसी ऑब्जेक्ट के साथ। तो जब आप लोग किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, उसका तरीकाकार क्या है जी? आप रिटर्न टाइप लिखेंगे, ऑपरेटर का कीवर्ड लिखेंगे, साथ ऑपरेटर का साइन डाल देंगे, छोटी वाली ब्रैकेट डाल देंगे, और उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन में वो काम लिखेंगे जो आप उस ऑपरेटर से करवाना चाहते हैं, जो आप उस ऑपरेटर से करवाना चाहते हैं। अभी हम चेक भी करेंगे इसको टर्बो में। उसने कहा जी कि इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या करना है? काउंट में इंक्रीमेंट करना है। व्हाट इज काउंट? काउंट इज अ डाटा मेंबर दैट होल्डिंग अ वैल्यू ऑफ 0, जो कि स्टार्ट में उसकी वैल्यू 0 है। अब मेन के अंदर जाकर उसने दो ऑब्जेक्ट बनाए, C1 एंड C2। C1 एंड C2 जो है, पहले उसने कहा जी कि C1 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट। तो हमें पता है C1 के लिए आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो C1 के काउंट में 0 चला जाएगा। C2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, C2 के काउंट में 0 चला जाएगा। जब आप C1 के साथ गेट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल करेंगे, जैसा कि यहाँ पर उसने कॉल किया हुआ है, ठीक है, ये C1 के साथ, तो C1 का काउंट डिस्प्ले हो जाएगा। C1 के काउंट में क्या पड़ा है? 0। जब आप C2 के साथ गेट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल करेंगे तो C2 का काउंट रिटर्न होकर आउटपुट में आ जाएगा, क्योंकि रिटर्न काउंट कर रहा है। तो C2 जो ऑब्जेक्ट है उसका काउंट रिटर्न हो जाएगा, उसमें क्या पड़ा है? 0 पड़ा हुआ है। अब यहां देखेंगे उसने लिखा प्लस प्लस C1। अब C1 इज एन ऑब्जेक्ट, C1 इज नॉट अ वेरिएबल कि जिसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जा सके बाय 1। C1 एक ऑब्जेक्ट है। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ये फंक्शन कॉल किया जाएगा। जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा तो इस फंक्शन के अंदर क्या किया गया? इस फंक्शन के अंदर किया गया प्लस प्लस काउंट। अब किसके काउंट में इंक्रीमेंट होगा जी? आप मुझे बता दें जरा। C1 के। जी, कोई और जी? C1 के काउंट में इंक्रीमेंट होना है ना बेटा, क्योंकि फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। अब जब ये प्लस प्लस का फंक्शन C1 के लिए कॉल किया गया तो C1 के काउंट में इंक्रीमेंट करेगा ना ये। कोई बात क्लियर या नहीं? ये बात तो बेसिक है जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं।
तो अब यहां पर देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है C1 की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। C1 तो इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, C1 की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि C1 के साथ ये वाला फंक्शन कॉल करो और उसके अंदर जाके देखो क्या काम किया हुआ है। उसके अंदर क्या किया हुआ है, उसके अंदर C1 के काउंट में इंक्रीमेंट किया है। फिर उसी तरह जब आप प्लस प्लस C2 कर रहे हैं तो उसके लिए अब आपके पास ये फंक्शन कॉल हो रहा है। आप अगेन प्लस प्लस C2 कर रहे हैं, उसके लिए भी आप लोगों के पास ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आप लोगों के पास एट द एंड क्या हो रहा है कि हमने एक ऑपरेटर को ओवरलोड किया और हमने उस ऑपरेटर को यूज किया विद ऑब्जेक्ट्स। अब इसको देखेंगे तो देखने में यूं लग रहा है C1 और C2 की वैल्यूज में इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो गया रहा है C1 के लिए ये फंक्शन कॉल होगा और उस फंक्शन की डेफिनेशन में जो भी लिखा होगा वो काम करना है। अब वो फंक्शन C1 के लिए कॉल हुआ तो C1 के लिए काम करेगा, जिसकी वजह से C1 के काउंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। C2 के लिए कॉल किया जाएगा तो C2 के काउंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर C2 के लिए कॉल किया गया, फिर C2 के काउंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। और एट द एंड फिर उसने बाद में क्या किया कि आप इसको दोबारा से डिस्प्ले करवा लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जरा चेंज करके करूंगा, हम टर्बो में जाएंगे लेकिन थोड़ा सा इसको जरा चेंज करके करेंगे दैट के आपको समझ आ सके कि होना क्या है। टर्बो में चलते हैं, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ टर्बो की। इसको मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, एक नया प्रोग्राम लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी, इसके अंदर हम लोग देखते हैं। इस पहले तो इसको सेव करते हैं, इसका नाम रखते हैं OPR overloaded.cpp, ऑपरेटर ओवरलोड। उस प्रोग्राम को हम किसी दूसरी सेंस में करते हैं। पहले हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है। मैं यहाँ से ये वॉच विंडो वगैरह ये खत्म करूँ ताकि आपकी स्क्रीन जो है उसको बड़ा किया जा सके। और देन यहाँ मैं कोनियो की हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ। क्लास बनाते हैं जैसे उसने बनाई है, काउंटर की ही बना लेते हैं। प्राइवेट के अंदर उसने एक डाटा मेंबर लिया था इंट काउंट, यही ले लेते हैं। पब्लिक के अंदर उसने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था, कंस्ट्रक्टर के अंदर उसने काउंट को इक्वल्स टू 0 किया था, ये कर लेते हैं। फिर एक उसने दूसरा फंक्शन बनाया था गेट अंडरस्कोर काउंट का, दैट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ काउंट, रिटर्न काउंट। फिर उसने एक फंक्शन बनाया था जिसको उसने नाम दिया था ऑपरेटर। अब ये देखें कि जैसे ही मैंने ऑपरेटर का कीवर्ड लिखा है उसने उसको उसका कलर वाइट कर दिया। क्यों वाइट कर दिया? क्योंकि उसको पता है कि ऑपरेटर का जो लफ्ज है, ऑपरेटर का जो वर्ड है, दिस इज अ कीवर्ड। तो यहाँ उसके अंदर वो कर क्या रहा है, उसने क्या किया था, उसने इंक्रीमेंट किया हुआ था, लेकिन मैं इंक्रीमेंट नहीं करवा रहा। मैं क्या करवाऊंगा, मैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर जो है वो एक मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा, हेलो। चलो हेलो पाकिस्तान कर लेते हैं। क्लास एंड करते हैं। मेन के अंदर जाके मैं क्लियर स्क्रीन करने के बाद दो ऑब्जेक्ट्स बनाता हूं काउंटर क्लास के, C1 C2। और यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं करता हूँ प्लस प्लस C1 प्लस प्लस C2 प्लस प्लस C2। 3 तो है ही नहीं, गेट करेक्टर। अब कोई भी पर्सन जब ये प्लस प्लस C1 प्लस प्लस C2 प्लस प्लस C2 को देखेगा ना, तो नॉर्मल एक नॉर्मल पर्सन यूजर वो देखेगा कि C1 की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, C2 की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, C2 की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन नहीं, मैंने तो इस प्लस प्लस के ऑपरेटर के अंदर काम ही और करवा दिया। मैंने क्या किया कि जब भी ये प्लस प्लस का ऑपरेटर कॉल किया जाएगा किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो भाई आपने मुझे हेलो पाकिस्तान का जो मैसेज है ना वो डिस्प्ले करवाना है। तो हमने ओवरलोड कर दिया ना काम को। काम तो उसका था टू इंक्रीमेंट अ वैल्यू बाय 1, लेकिन हमने उससे क्या काम लेना शुरू कर दिया, हमने उससे अपने मैसेज डिस्प्ले करवाने शुरू कर दिया। अभी देखिएगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या आता है। 1 एरर, व्हाट इज दिस एरर?
यार अगर मैं सो रहा हूँ तो आप तो जाग रहे हैं ना, मेन के साथ सेमीकोलन लगाया हुआ है, आपने बताना था मुझे। ये ले, आ गया हेलो पाकिस्तान। अब मैं आपको इसको F7 के साथ दिखाता हूँ। आउटपुट विंडो भी आपके सामने ओपन कर लेते हैं। क्लियर स्क्रीन। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, C1 के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, C1 के काउंट में 0 चला गया। C2 के लिए C2 ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके काउंट में 0 चला गया। मैंने कहा प्लस प्लस C1, प्लस प्लस C1 को जो भी देखेगा उसको यूं लगेगा जैसे C1 की वैल्यू में इंक्रीमेंट होनी है, लेकिन नहीं। हमने यहाँ पर प्लस प्लस के नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है, हमने प्लस प्लस के फंक्शन को ओवरलोड किया हुआ है। यहां से ये उस फंक्शन में जाएगा। अब उस फंक्शन में जाके क्या काम उसको करने के लिए दिया गया, ये हमारी मर्जी है। हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया हेलो पाकिस्तान का, फिर फंक्शन कॉल किया गया, फिर उस क्या काम करवाया गया, हेलो पाकिस्तान का मैसेज डिस्प्ले करवाया गया, फिर फंक्शन कॉल किया गया, क्या काम करवाया गया, हेलो पाकिस्तान का मैसेज डिस्प्ले करवाया गया। ये मैसेज तीनों के लिए आपके सामने है जी बेटा। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई ओवरलोडेड फंक्शन, ओवरलोडेड ऑपरेटर की। जी सर। हाँ जी जी बेटा बोल रहे हैं। अब चलते हैं कि इसके प्रॉपर काम। ये तो मैंने जो मैसेज डिस्प्ले करवाया था ना, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए करवाया था भाई, कि आप लोग इससे कोई भी काम करवा सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर बेटा उसका काम है वो करवाते हैं ना। उसका काम था कि हम लोग प्लस प्लस के ऑपरेटर को यूज करें ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन एट द एंड उसकी डेफिनेशन में हमने लिखा भाई कि आप इस उस फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर के साथ काम करना है। नॉर्मली उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स के साथ वर्किंग करनी होती है। तो हमने कहा जी कि जब ये प्लस प्लस का फंक्शन जो है ये कॉल किया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो \n C1 इक्वल्स टू C1 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट। जब ये प्लस प्लस का ऑपरेटर कॉल किया जाएगा, तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये ऑपरेटर कॉल किया जाएगा उस ऑब्जेक्ट के काउंट में इंक्रीमेंट करनी है। उस ऑब्जेक्ट के काउंट में इंक्रीमेंट करनी है। वो इंक्रीमेंट कैसे करनी है वो हमने बता दिया, प्लस प्लस काउंट कर दिया उसको। अब यहां पर मैं इसको बेसिकली हम आउटपुट भी देखना चाहते हैं, दैट्स वाई हम लोगों ने इनको लिखा है। तो मैं इसको यूं लिखता हूं यहाँ पर, यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके हमने बाद में इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पर इसको दोबारा से चेक करना है कि आउटपुट क्या है। यहाँ पेस्ट करते हैं। और दूसरा, अब हम लोगों ने क्या करना है जी, इसको यहाँ पर वॉच करना है। किसको वॉच करना है, हमने काउंट के वेरिएबल को वॉच करना है। यहाँ इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। या दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के ऑब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट से चेक करते हैं। C1 का काउंट सेपरेट चेक करते हैं, C1 डॉट काउंट और C2 डॉट काउंट सेपरेट चेक करते हैं। चलें जी, अब प्रोग्राम में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। F7 के साथ रन करते हैं, कंसंट्रेशन के साथ। बड़ा देखिएगा, मेन प्रोग्राम से आप लोगों के पास फंक्शन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। क्लियर स्क्रीन में है, आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो गई। आपका जो काउंट का वेरिएबल है डाटा मेंबर वो भी डिक्लेयर हो गया, एज यू कैन सी इन वॉच विंडो। वॉच विंडो में आप देख सकते हैं कि C1 के काउंट में भी एक गार्बेज वैल्यू पड़ी है, C2 के काउंट में भी एक गार्बेज वैल्यू पड़ी है, क्योंकि डाटा मेंबर्स डिक्लेयर हो गए हैं, अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ है। अब C1 के लिए आपके पास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, C1 के काउंट में चला गया 0। C2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके काउंट में चला गया 0। वो दोनों C1 का काउंट और C2 का काउंट जो है वो आप लोगों को वॉच विंडो में नजर आ रहे हैं। अब आउटपुट विंडो में हमें देखना है, आउटपुट विंडो में हमारे पास C1 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट जो है
वो काम करेगा और रिटर्न करेगा काउंट को। किसके काउंट को रिटर्न करेगा? C1 के काउंट को, क्योंकि C1 के लिए गेट अंडरस्कोर काउंट कॉल किया जा रहा है। उसकी वैल्यू 0 डिस्प्ले हो गई। C2 के काउंट के लिए वैल्यू 0 डिस्प्ले हो गई। अब यहां से ये प्लस प्लस के फंक्शन में जाएगा और जाके क्या करेगा अभी देख लेते हैं। देखिए C1 के काउंट में 1 इंक्रीमेंट हो गया कि नहीं हो गया? बताएं हो मुझे। गया। हो गया जी। फिर C2 के अकाउंट के लिए जाएगा। C2 के अकाउंट में भी 1 हो गया। अब हमने प्लस प्लस को C2 के लिए दोबारा यूज किया हुआ है, उसके लिए दोबारा जाएगा तो आप देखेंगे कि C2 में इंक्रीमेंट दोबारा हो गया और C2 के अकाउंट में वैल्यू आ गई 2। अब हम लोग इसको दोबारा से रन करेंगे, गेट अंडरस्कोर काउंट के फंक्शन को यूज किया जाएगा और C1 और C2 की वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले करवाई जाएंगी। और ये आप लोगों के पास आउटपुट विंडोज में आपकी वैल्यूज आ गई हैं और ये आप लोग देख रहे हैं जी, आपकी वैल्यूज आपके सामने आउटपुट विंडो में लिखी हुई हैं जी। बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। नो सर। तो वापिस चलते हैं जी अपने बुक की तरफ। तो यहाँ जाके देखते हैं कि यही हमारी आउटपुट आ रही थी जो यहाँ आ रही है। जी सर। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। अब यहाँ पर उसने कीवर्ड ऑपरेटर के बारे में आपको बताया जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये बताएगा आपके कंपाइलर को कि दिस इज ऑपरेटर जो कि जिसको ओवरलोड किया गया है। दीज आर दी ऑपरेटर आर्गुमेंट्स। ऑपरेटर आर्गुमेंट से मुराद क्या है कि वो कह रहा है कि जब आप लोग इस ऑपरेटर को कॉल करते हैं तो दिस C1 जो है ये डील किया जाता है एज एन आर्गुमेंट ऑफ द ऑपरेटर। ठीक है जी, एज एन आर्गुमेंट ऑफ द ऑपरेटर। लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो है इस वक्त कोई आर्गुमेंट है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखे खाली छोड़ा हुआ है। खाली छोड़ा हुआ है ना हमने, यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं है। चलें जी, ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ऑपरेटर्स वैल्यूज रिटर्न करते हैं, वो हमें पता है हमने कर लिया है। तो यहाँ देख लें जी, ये देखें अब उसने कैसे वैल्यू रिटर्न की है वो भी एग्जांपल आपके सामने। लास्ट प्रोग्राम के अंदर इस ऑपरेटर को ओवरलोड किया था तो यहाँ पर वाइड लिखा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि ये ऑपरेटर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अब क्या है, अब ये ऑपरेटर रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो हमें पता है कि ऑपरेटर हो या कोई भी हो, कोई भी फंक्शन हो, जब फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो उसकी रिटर्न टाइप वही रखी जाती है जिस टाइप का वो डाटा रिटर्न करेगा। अब ये टेम्प रिटर्न किया जा रहा है, ये टेम्प किस टाइप का है? अगर मैं यहाँ पर एनोटेट कर सकूं आपको, ये टेम्प जो है ये टेम्प काउंटर की टाइप का है। काउंटर क्या है? काउंटर इज अ क्लास। सो अगर ये काउंटर टाइप डाटा रिटर्न कर रहा है तो डेफिनेटली इस फंक्शन की हमारे पास जो रिटर्न टाइप है वो भी काउंटर ही है, क्योंकि ये बात हम पढ़ के आए हैं बार बार के फंक्शन जिस टाइप का डाटा रिटर्न करता है फंक्शन की रिटर्न टाइप वैसी ही रखी जाती है। तो अब आप देखें कि प्लस प्लस के फंक्शन से प्लस प्लस का जो ऑपरेटर है जब उसके नाम का फंक्शन बनाया गया तो उसमें से हम लोग कोई डाटा मेंबर कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न भी करवा रहे हैं। तो दिस इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग कि आप कोई भी काम उससे करवा सकते हैं, कि अभी हम लोग देख के भी आए थे। अब होना क्या है? होना ये है कि जब आप लोग इसको यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये फंक्शन कॉल किया गया है ना, ये फंक्शन कॉल किया गया है यहाँ पर। तो फिर क्या होगा? यहां से टेम्प रिटर्न हो गया आएगा इसमें, और टेम्प की वैल्यू जो असाइन की जाएगी, जो रिटर्न हो जाएगी, वो C2 को असाइन कर दी जाएगी। वो किसको असाइन कर दी जाएगी? C2 को। क्योंकि यहां पर आपके पास फंक्शन कॉल किया गया तो हम पता है कि जहां पर फंक्शन कॉल किया जाता है वहीं पर हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। तो प्लस प्लस
कि फंक्शन को यहाँ कॉल किया गया था, जब वो यहाँ कॉल किया जाएगा तो यहाँ से रिटर्न टेम्प रिटर्न होकर यहाँ आएगा, तो फिर C2 इक्वल्स, फॉर एग्जाम्पल C2 इक्वल्स टू टेम्प बन जाता है। तो वो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमें आइडिया है ना कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज उठा के दूसरे वैल्यूज में, दूसरे ऑब्जेक्ट में रख दी जाती हैं, कॉपी कर दी जाती हैं। पता है या नहीं पता सबको? सो इसके थ्रू आप लोगों के पास जो है वो आपकी वैल्यूज जो यहाँ रिटर्न होके आएंगी वो C2 को असाइन हो जाएंगी। जब वो C2 को असाइन हो जाएंगी तो आप लोग जब C1 और C2 को डिस्प्ले करेंगे तो आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आप लोगों के सामने उसने लिखा भी हुआ है, लेकिन यहाँ भी उसने लिख दिया कि C1 की वैल्यू पहले 0, C2 की वैल्यू 0, फिर C1 की वैल्यू भी 2 और C2 की वैल्यू भी 2 एंड सो ऑन। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है यहाँ से तो पूछ लें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, फिर आज के लिए इतना ही काफी करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है जी किसी को? नो सर। चलो, इससे बेटा अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज इसकी आपके पास अवेलेबल है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको अगर कोई प्रोग्राम कर सकें या हम लोग इससे नेक्स्ट मूव कर सकें, तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे। अगर कोई प्रोग्राम करना होगा तो वो कर लेंगे, अगर उससे नेक्स्ट मूव करना होगा तो नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।